सम्मेलन के अंतिम दिन तर्कशास्त्री समवेल उद्धार पाकर खड़े हुए। नॉर्थविल का घर बहुत ही छोटा था। बेट्सी, एडवर्ड, शैमुएल, मूडी, एम्मा, बच्चे सभी ने थोड़ा और विशाल स्थान की कामना की। मूडी ने पड़ोस का फार्म हाउस खरीदना चाहा। बिना धन देखे ही उसका मोल भाव भी कर लिया, किंतु ठीक समय पर धन प्राप्त हुआ। उसमें अधिकतम अंशदान धनी एडवर्ड स्टड का था, जिन्होंने इंग्लैंड में मूडी का संदेश सुनकर उद्धार पाया था। इंग्लैंड में रहते हुए स्टड ने 2 बार उन्हें धन देने का प्रयास किया था, किंतु दोनों ही बार उन्होंने यह कहते हुए धन लेने से इनकार कर लिया था कि अभी उन्हें धन की आवश्यकता नहीं है। अंततः जॉन फारवेल को वह धन भेजकर उन्होंने उनसे निवेदन किया कि किसी प्रकार यह धन लेने के लिए मूडी को मनवाया जाए। वह धन अभी काम आ गया। कलीसियाई भवन और YMCA के निर्माण करने और सुसमाचार प्रचार करने के लिए मूडी निश्चित धन एकत्र किया करते थे, किंतु अपने परिवार की आवश्यकताओं के लिए वे कभी किसी से मांगते नहीं थे, परंतु विश्वास के पथ पर बने रहते थे। जल्द ही मूडी परिवार नए फार्म हाउस में रहने लगे। विविध स्थानों में मूडी को प्रचार करने का निमंत्रण प्राप्त होता रहा, किंतु उन्होंने किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया। उनकी इच्छा थी कि उन्हें प्रार्थना और मनन के लिए अधिक से अधिक समय मिले। अध्ययन समाप्त करने पर मूडी प्रकृति का आनंद लेते हुए सैम के साथ घुड़सवारी करते। एक दिन सैम मूडी को एक छोटी सी झोपड़ी में ले गए। वह सैक्स नामक एक अध्यापक का घर था, जिनका पूरा शरीर लकवा मार गया था। जब वे वहां पहुंचे तो सैक्स अपनी दोनों पुत्रियां जेनी और जूली को यूनानी नया नियम पढ़कर सुना रहे थे। उनके बिस्तर के पास थॉमस एकम्बस रचित ख्रिस्तानुकरण और मैडम गयोन रचित आत्म प्रवाह और जॉन बनियन रचित मसीही मुसाफिर पड़े हुए थे। उस परिवार की दशा काफी दयनीय थी। कैसे हैं? मूडी ने पूछा। सैक्स मुस्कुराए। चिकन फ्राई और पुडिंग तो नहीं है, फिर भी हम भी जी रहे हैं। परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करता है, हम उसे परमेश्वर से प्राप्त करते हैं, उसका आनंद उठाते हैं, श्रीमती सैक्स ने भीतर से आते हुए कहा। उनकी दोनों होशियार पुत्रियां घास की सुंदर टोपियां बनाती थी, जिन्हें बेचकर मिलने वाली अल्प आय से घर का खर्च चलता है। इन सब के बावजूद हम घर में आनंद का अनुभव करते हैं, लड़कियों में से एक ने कहा। वापस लौटते समय सैम ने कहा, मैंने कहा था ना, यही है मनुष्य की दशा। वह विद्वान व्यक्ति अपने होशियार बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। मूडी के मन में एक नया सपना घर कर रहा था, पढ़ने में आर्थिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए मसीही पृष्ठभूमि का एक विद्यालय नॉर्थफील्ड में ही। वापस घर पहुंचने पर एम्मा ने कहा, ब्रुकलिन से पुनः तार आया है, वे जानना चाहते हैं कि आप कब वहां पहुंच रहे हैं। मूडी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके बजाय उन्होंने श्रीमती सेक्स के विषय में, उनकी होशियार बेटियां जेनी और जूली के विषय में बात किया। साथ ही साथ वे लड़कियों के लिए विद्यालय प्रारंभ करने की अपनी योजना के विषय में भी बात करने लगे। विद्यालय? और आप? एम्मा को बहुत आश्चर्य हो रहा था। मैं तो अशिक्षित हूँ, पर मैंने विवाह तो एक शिक्षिका से किया है, मूडी ने मजाक किया। नॉर्थफील्ड के मौन दिवस मूडी के लिए भरपूरी के दिन थे। अब मूडी पुनः ऊर्जावान हो चुके थे। अब वे प्रचार कर सकते थे। न केवल यूरोप को बल्कि अमेरिका को भी उनकी जरूरत थी। प्रारंभ ब्रुकलिन से हुआ, अक्टूबर 1875। कईयों ने उन्हें सलाह दिया था कि वे अमेरिका में यूरोप की विजय की आशा न रखें, किंतु कमोंड एवेन्यू में लोगों की ऐसी भारी भीड़ थी कि जगह न मिलने के कारण कईयों को लौट जाना पड़ा। यह अप्रतीक्षित विजय था। न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कभी भी मूडी को प्रोत्साहित नहीं करता था, उसने भी समाचार दिया कि सीट न मिलने के कारण कम से कम 12,000 लोग लौट गए। नवंबर 1875 से जनवरी 1876 तक फिलाडेल्फिया में मूडी को 180 सेवकों के हस्ताक्षर वाले निमंत्रण पत्र ने इन सभाओं के लिए तैयार किया था। फिलाडेल्फिया में भी ब्रुकलिन के समान सीट न मिलने के कारण लोग परेशान हुए। कतार में खड़े लोगों के लिए सभा प्रारंभ होने से मात्र 1.5 घंटे पूर्व ही द्वार खोला जाता था। 10 मिनट के भीतर 12,000 लोगों की बैठक क्षमता वाला भवन भर चुका होता था। शेष बचे लोग स्थानाभाव के कारण वापस लौट जाते थे। लगभग 3 महीने तक सभाएं चलती रही। न्यूयॉर्क की सभाएं 7 फरवरी 1876 से 9 अप्रैल तक थी। न्यूयॉर्क की सभाएं ब्रिटेन के कार्यों से भी आश्चर्य थी। न्यूयॉर्क टाइम्स भी मूडी के विरुद्ध कुछ न कर सके, जो हमेशा मूडी का विरोध करने के लिए खड़े रहते थे। इस बात में संदेह नहीं कि इस सर्दी के मौसम में मूडी ने न्यूयॉर्क को जो गर्मी दी है, उसमें नगर की धार्मिकता पल्लवित होगी।
ना जाने कितने पियक्कड़ होश में आ गए, अधर्मी धर्मी बने। युवा वर्ग पवित्रता के लिए खड़े हुए। युवा वर्ग अधिक महान लक्ष्य के साथ जिंदगी को देख रहे हैं। वृद्ध लोग अधिक आनंद के साथ जिंदगी को देख रहे हैं। लोगों के हृदयों में एक नई उम्मीद जाग उठी। दुखियों को निश्चित सांत्वना प्राप्त हुई है। वर्तमान काल के जीवन में नए मूल्यों का प्रवेश हुआ है। परिवर्तन व्यक्तिगत ही नहीं, सामूहिक भी है। मूडी सैंकी जैसे सामान्य मनुष्यों के माध्यम से। न्यूयॉर्क टाइम्स की घोषणा में एक वास्तविकता स्पष्ट है। मूडी की सभाओं में होने वाली जागृति हवा के बुलबुले के समान नहीं है। वह लोगों को नए जन्म के अनुभव की ओर ले जाने वाला है। वह अनुभव मन फिराव का फल उनके सामाजिक जीवन में प्रतिबिंबित भी हुआ। अप्रैल 1876 में मूडी और सैंकी जॉर्जिया चले गए। वहां की सेवाओं के पश्चात वे कुछ समय के लिए शिकागो पहुंचे। 27 मई को लगभग 3 वर्षों के पश्चात मूडी और सैंकी शिकागो को देख रहे थे। उन्हें सबसे पहले और कुछ नहीं देखना था। वे अग्निकांड का शिकार हुए इलिनॉय स्ट्रीट चर्च के स्थान पर वर्तमान समय में निर्मित शिकागो एवेन्यू चर्च देखना चाह रहे थे। उसका निर्माण उस धन से हुआ था जो उन्हें इंग्लैंड में गीत किताब बेचकर रॉयल्टी के रूप में मिला था। मनमोहक भवन। 1 जून 1876 को मूडी ने नए भवन में संदेश दिया। तत्पश्चात वे नॉर्थफील्ड लौट गए। शिकागो के मित्रगण मूडी के लिए एक विशाल सम्मेलन की तैयारी कर रहे थे। 30 सितंबर को साथियों सहित मूडी वापस शिकागो पहुंचे। 1 अक्टूबर शनिवार के दिन टैबरनेकल कलीसिया में आराधना के लिए संडे स्कूल शिक्षकों और अन्य कार्यकर्ताओं समेत 6000 लोग शामिल हुए थे। 100 से अधिक सेवकगण भी। उस दिन दोपहर के बाद के सम्मेलन में फॉरवेल हॉल इतना भर गया कि कई लोग स्थान न मिलने के कारण लौट गए। मूडी के साथ हमेशा उनका शिकागो निवासी मित्र विट्टिल रहता था। अक्टूबर प्रथम सप्ताह में मूडी का चेहरा उदास लग रहा था, विशेषकर 6 तारीख शुक्रवार के दिन शाम के 4 बजे सेवकों के संग चाय पीते हुए। विट्टिल उस दिन डाक लेकर आए। मूडी के लिए एक तार था। सैम की मृत्यु हो गई। तार पढ़कर मूडी रोने लगे। सैम बुद्धिमान थे। घाटियों से उन्हें प्यार था। सैम ने गरीबों के लिए भोजन और निरक्षरों के लिए शिक्षा का सपना देखा था। 1 सप्ताह के लिए मूडी ने छुट्टी लिया। प्रचार कार्य विट्टिल को सौंप दिए। वे नॉर्थफील्ड की ओर लौट गए। अगले सप्ताह से शिकागो सम्मेलन पुनः जीवंत हो उठा। पूरा शहर मूडी के शब्द सुनने के लिए बेताब था। परमेश्वर ने मूडी को जो जीवन रक्षक नौका दिया था उसमें हजारों लोग सवार हुए। इलिनॉय प्रदेश की सभी कलीसियाओं में सदस्य संख्या बढ़ गई। किंतु वे ऐसे दिन थे जब व्यक्तिगत रूप से संकटों का सामना करना पड़ रहा था। पहले सैम की मृत्यु, तत्पश्चात 12 वर्षीय बेटी एम्मा को स्कारलेट फीवर नामक एक मारक रोग। इन सबसे परे उन्हें पता चला कि एम्मा घातक हृदय रोग से पीड़ित है और डॉक्टरों ने कहा है कि उन्हें कभी भी हृदय घात हो सकता है। उन्होंने पति को इसकी जानकारी नहीं दी थी। उस क्रिसमस के महीने में रेल दुर्घटना में फिलिप ब्लिस नामक गायक की मृत्यु एक घटना ही थी जिसने मूडी को काफी विचलित कर दिया था। ब्लिस मूडी के प्रारंभिक मित्रों में से एक थे। उन्होंने एक साथ कई मंचों पर सेवा किया था। सैंकी के अधिकतर गीतों की रचना ब्लिस ने ही की थी अथवा उनका संगीत ब्लिस का था। मूडी ने ब्लिस में एक और सैंकी अथवा उससे भी बड़े एक गायक को देखा था, किंतु अब वह तारा टूट चुका। शिकागो सम्मेलन के दौरान एवेन्यू की कलीसिया की एक कार्यकर्ता एम्मा ड्रेयर ने मूडी से मिलकर एक आवेदन सौंपा। उसका मसौदा यह था कि हाल ही में उन्होंने विश्वासी अगुओं के लिए एक बाइबल कक्षा प्रारंभ की है और उसमें मूडी की आशीष चाहिए। प्रारंभ में मूडी को उनमें कोई विशेष लगाव नहीं हुआ, किंतु मूडी के सम्मेलनों से उन्हें एक बात अवश्य पता चली थी। उद्धार पाने की इच्छा के साथ जो लोग सामने आते हैं उन्हें मार्गदर्शन देने में कई बार परामर्शदाता पराजित हो रहे हैं। उन्हें इस बात के लिए प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। बेचैनी के साथ आने वालों से कई बार परामर्शदाता करुणा पूर्वक व्यवहार नहीं कर पाते हैं। परामर्शदाता उनके सरलतम प्रश्नों का भी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। वे इसके लिए प्रशिक्षित नहीं है। उन्हें प्रशिक्षण दिया नहीं गया है। हर एक सम्मेलन के लिए हजारों परामर्शदाताओं की आवश्यकता होती थी। मूडी को लगा कि बड़ी सुसमाचार सभाओं में नहीं बल्कि कलीसियाओं में भी यह कठिनाइयां हैं। यह आवश्यक नहीं है कि सेवकगण कई बार साधारण विश्वासियों के लिए उपलब्ध हो। क्या सामान्य विश्वासियों की आत्मिक समस्याओं में सहानुभूति प्रकट करने और सहभागिता दिखाने के लिए सेवकों और विश्वासियों के मध्य कुछ प्रशिक्षण प्राप्त लोगों की आवश्यकता नहीं है? कुछ ऐसे लोग
जो सेवकों और विश्वासियों के मध्य की रिक्तियों को समाप्त कर सके। वह देखिए, उस वेयरहाउस को हमने किराए पर लिया है। नीचे की मंजिल में कक्षाएं और ऊपरी मंजिल में निवास। मूडी को अच्छा नहीं लगा। महत्वपूर्ण वचन अध्ययन करने के लिए तैयार होकर आने वाले विद्यार्थी आवश्यक नहीं है कि वे बच्चे ही हो सकता है उसमें वयस्क और समाज में आदरणीय लोग भी शामिल हो। किस प्रकार वेयरहाउस के इस गंध भरे माहौल में रहेंगे और अध्ययन करेंगे? इससे पहले कक्षाएं एक तंबू में संचालित होती थी। क्या अब यह पुराना भवन उससे अच्छा नहीं है? एम्मा ड्रायर ने अपना संदेह प्रकट किया। मूडी कभी भी छोटी सोच नहीं रखते हैं एमिलिन। कुछ लोगों को कहीं से इकट्ठा कर कुछ सिखाने को बाइबल कक्षा नहीं कहते हैं। कक्षाएं व्यवस्थित होनी चाहिए। श्रीमान, सब कुछ मन में है। मसीही वातावरण में पढ़ने के लिए बच्चों का एक विद्यालय, बड़ों के लिए एक संडे स्कूल, अधिक पढ़ने की इच्छा रखने वाले विश्वासियों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र, स्त्रियों के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग। फिर वह सब क्यों नहीं कर रहे हैं? श्रीमान, ये सब करने के लिए कम से कम $2.5 लाख की आवश्यकता होगी। बिल्कुल चाहिए। उसके लिए बजट बनाकर धन एकत्र कीजिए। उसके बाद ही इस विषय में मुझसे बात कीजिए। यदि यह परमेश्वर की योजना है तो वही धन भी देगा। शिकागो सम्मेलन 6 सप्ताहों तक चला। पुराने पागल मूडी को शहर भूल गया। मूडी में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया था, बस थोड़े मोटे जरूर हो गए थे। मूडी अब भी यरूशलेम शब्द का स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाते थे, किंतु संसार देख रहा था कि परमेश्वर उस व्यक्ति से क्या क्या करवा सकता है जो स्वयं को परमेश्वर के हाथों में सौंप देता है। शिकागो सम्मेलन की समाप्ति पर मूडी ने खड़े होकर कहा, पिछले 4 माह आशीष के माह थे। मैं सभाएं समाप्त करना नहीं चाहता हूँ। पूरा शहर अभी यीशु के विषय में बातें कर रहा है। आगे भी उनके मुंह से यीशु का नाम ही निकलना चाहिए। यह काम मैं आप लोगों को सौंपता हूँ। आप लोगों का क्या विचार है? ऐसा ही होगा, आमेन, हम ऐसा ही करेंगे, लोगों ने कहा। मूडी के जाने के बाद भी शिकागो में सम्मेलन जारी रहा। पूरे ग्रीष्म काल के दौरान एमिलिन ड्रायर अपनी योजना में बढ़ते रहे। परमेश्वर ने आवश्यक धन प्रदान किया। $2.5 लाख। शिकागो के विश्वासियों के लिए बाइबल अध्ययन के लिए नया बाइबल स्कूल प्रारंभ हुआ, शिकागो इवेंजलाइजेशन सोसाइटी। 11 अप्रैल 1879 को मूडी के तीसरे बच्चे का जन्म हुआ, पॉल। विल मूडी से 10 वर्ष छोटा। मूडी नॉर्थफील्ड में अधिक समय तक ठहर गए। सैंकी ने भी नॉर्थफील्ड में एक घर खरीद लिया, वहीं रहने भी लगे। उनका वहां रहना मूडी के पुराने सपने को उत्तेजना प्रदान कर गया। लड़कियों के लिए एक विद्यालय, यह सैम का भी तो सपना था। मूडी के मित्र धन देने के लिए तैयार थे। 1880 में लड़कियों का विद्यालय प्रारंभ हुआ, नॉर्थफील्ड सेमिनारी। 1881 में एक लड़कों के लिए एक विद्यालय प्रारंभ हुआ। मूडी को अमेरिका के अधिकांश शहर से प्रचार करने का निमंत्रण मिलता रहा। परमेश्वर ने जो कुछ मूडी से यूरोप में करवाया था, वही वह अमेरिका में भी करवाता रहा। जीवन रक्षक नौका में लोग भरते रहे। मूडी के अंग्रेज मित्रगण काफी दिनों से उन पर दबाव डाल रहे थे कि वे पुनः एक बार ब्रिटेन का दौरा करें। मूडी को भी लगा कि अब अमेरिका छोड़ने में विशेष दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नॉर्थफील्ड के दोनों विद्यालय और शिकागो का बाइबल स्कूल, शिकागो का रेवेन्यू चर्च सभी स्वयं में सक्षम थे। इसलिए उन्हें लगा कि अब कुछ समय के लिए अमेरिका से बाहर रहने में कोई समस्या नहीं है। मूडी ने स्मरण किया, उनकी बुलाहट एक ही स्थान पर सिमटे रहने की नहीं, बल्कि संसार भर में गवाह बनने की है। 22 सितंबर 1881 को मूडी और सैंकी अपने परिवारों के साथ जहाज पर सवार हुए। संसार को अब भी यह देखना बाकी था कि परमेश्वर उस व्यक्ति का उपयोग किस प्रकार कर सकता है जो स्वयं को परमेश्वर के हाथों में सौंप देता है। अध्याय 15। लिवरपूल पहुंचने पर कस्टम के अधिकारियों ने मैत्रीपूर्ण रीति से मूडी और मित्रों का स्वागत किया। हर कोई मूडी से हाथ मिलाने का प्रयास कर रहा था। जब मूडी रेलवे स्टेशन पहुंचे तो खतों का ढेर उनका इंतजार कर रहा था। सभी खत यूरोप में उनका स्वागत करने के लिए लिखे गए थे। मूडी की प्रारंभिक सभाएं न्यूकासल में थी। उसके पश्चात 6 दिन एडिनबर्ग में सभाएं। 9 वर्ष के अवसर पर वे 1882 ग्लासगो पहुंचे। 8 वर्षों के पश्चात का दौरा। मूडी की सभाओं के दौरान सड़कें रुक जाया करती। पंडाल में खड़े लोगों के लिए भी स्थान शेष नहीं बचता। नई सभाओं में 1874 की सभाओं से बढ़कर परिणाम आया। लोगों ने अधिक स्पष्टता के साथ निर्णय लिया। 1874 में लोगों को नया जन्म का संदेश नया सा लगा। साथ ही साथ तटस्थ लोगों के पूर्वाग्रह भी थे। किंतु अब मूडी एक ऐसी सभा में बीज बो रहा था
जो 8 वर्षों पूर्व जगाया गया था वह कई गुना अधिक फलवंत हुआ। लोग परमेश्वर के वचन से भर गए। इससे उनका व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही जीवन श्रेष्ठ बन गया। फरवरी माह के 2 तारीख को मोडी को अपने पुराने मित्र एडवर्ड स्टड के पुत्र जॉन स्टड का पत्र मिला। यह कैम्ब्रिज में संदेश देने का निमंत्रण था। उस पर कैम्ब्रिज महाविद्यालय विद्यार्थियों और शहर के पासवानों और नगर पालिका के प्रमुखों के हस्ताक्षर थे। अपना मसीही जीवन पूर्ण कर एडवर्ड स्टड संसार से कूच कर गए थे। उनके तीनों पुत्र कैम्ब्रिज महाविद्यालय में अध्ययनरत थे। सबसे बड़ा पुत्र जॉन स्टड, मंझला जॉर्ज स्टड और तीसरा चार्ली नामक सीटी स्टड। पिता यदि घुड़दौड़ के दीवाने थे तो तीनों बेटों ने क्रिकेट में किस्मत आजमाया। उन दिनों ही जॉर्ज कैम्ब्रिज क्रिकेट टीम के कप्तान थे, किंतु क्रिकेट के बादशाह तो सबसे छोटा सीटी स्टड ही था।